टाइम देखना बेटा, पूरा पूरे 8 बजे शुरू करना। मैं बता दूंगी तेरे को टाइम। 59 हो गए। हो गया 8। गुड इवनिंग, नमस्कार। ग्रो विद पिंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक करेंगे, हरियाणा के ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक को हम करेंगे और बहुत बार इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और मेरा टारगेट यही है कि आपको हर तरीके से तैयार करना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। हर टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाना ताकि कोई भी डाउट आपका ना बचे और एग्जामिनर कहीं से भी कुछ पूछे आपका क्वेश्चन गलत ना हो और आप सिलेक्शन लेकर ही जाएं। ठीक है, एक बार सभी लाइव जुड़ जाओ, फिर हम इस क्लास को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग, राम राम सभी को, गुड इवनिंग। और लाइव जुड़ो एक बार सभी जल्दी से जल्दी, फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। हमने हरियाणा जीके के शायद 8 या 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है एक बार जरूर देख लेना, इतने अच्छे तरीके से और मैंने सिंपल वे से करवाए हुए हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लाइव जुड़ो एक बार सभी। ये बताओ हमने हरियाणा जीके के कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक बार बताना। हमने हरियाणा जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट हमने किया था हरियाणा का गठन। सेकंड हमने किया था जिलों का गठन, हरियाणा के जिलों का गठन, कौन सा जिला कब बना, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, बताओ हरियाणा जीके के हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, बताओ एक बार सभी। हरियाणा का गठन है, जिलों का गठन है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हरियाणा की औद्योगिक संरचना। हमने क्या पढ़ा था, हरियाणा की औद्योगिक संरचना। इससे आगे हम देखते हैं हरियाणा की नहरें पढ़ी हमने, हरियाणा की नहरें, हरियाणा की झीलें पढ़ी हमने। इससे आगे हम देखते हैं हरियाणा की फसलें, ये टॉपिक कर लिया। इससे आगे हम देखते हैं हरियाणा की भौगोलिक संरचना, हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ लिया। हरियाणा की मिट्टियां, हरियाणा की मिट्टियां, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और बताओ कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा देखना। इसके अलावा भी हमने कोई टॉपिक किया है या नहीं, एक बार सभी बताओ, क्या यही टॉपिक किए या और भी कर लिए हमने। पीडीएफ नहीं खुल रही है मैम कल वाली, इस क्लास के बाद मैं एक बार फिर देख लूंगी, पीडीएफ खुल जाएगी, जरूर मिलेगी पीडीएफ आपको और विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, हमने देखना हरियाणा जीके की क्लास को शुरू किए हमने शायद 20 दिन ही हुए हैं और 20 दिन के अंदर मैंने 9 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आपकी जिम्मेवारी बनती है, जिस भी स्टूडेंट ने इन क्लासेज को नहीं लगाया है वो सभी इन क्लासेज को लगाकर जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके साथ साथ हमने और क्या किया है, इसके साथ साथ हमने किया है हरियाणा जीके की मैराथन। हरियाणा जीके की मैराथन मैंने शायद 4 क्लास ली हैं। हरियाणा जीके की मैराथन की मैंने 4 क्लास ली हुई है, उन सभी क्लासेज को देख लेना। मैंने इतने टॉपिक हरियाणा जीके के कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे
ऊर्जा संसाधन के बारे में। हाँ, टेम्पल करवा दिए, हरियाणा के मंदिर। 10 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं 25 दिन के अंदर, या 20 दिन ही होंगे मैं क्लास को लगाते हुए। और मैंने 4 क्लास मैराथन ले ली है, जिनमें से हमने MCQ प्लस PYQ क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं। एक क्लास तो कल ही थी मैराथन, जिसने भी नहीं देखी है प्लीज वो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैराथन के अंदर अगर 80 क्वेश्चन कराए हैं तो उसके साथ साथ मैंने आपको 300 क्वेश्चन करवाए हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेज रही हैं। मैथ की क्लासेज ले लो जी, JVT स्क्रीनिंग पेपर है जी, प्लीज मैम। आज मैथ की भी क्लास है और हम शुरू करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक। इस क्लास के बाद मैथ की क्लास रहेगी, डोंट वरी। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हरियाणा के ऊर्जा संसाधन। जिस भी स्टूडेंट ने इन क्लासेज को नहीं देखा है एक बार जरूर देख लेना। अब हम शुरू करते हैं हरियाणा के ऊर्जा संसाधन। एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा, ये हमारा टॉपिक रहेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। पहले हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को करेंगे, बाद में हम जो कम इम्पोर्टेंट है उनको करेंगे, लेकिन करेंगे पूरी हरियाणा जी के, ठीक है। सभी लाइव जुड़ो, फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। जब हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ पंजाब से, तो हमने क्या देखा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने हरियाणा के अंदर हर चीज पर काम करना पड़ा। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य था, तो हमने क्या देखा, अलग होने के बाद हमारे केवल कुछ ही गांवों में बिजली की व्यवस्था थी, सभी जगह बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने क्या महसूस हुआ, हम किसी चीज पर जब ध्यान देते हैं तब उसकी हमें जरूरत महसूस होती है। कहा जाता है ना, एक कहावत भी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें उसकी नीड होती है ना, तभी हम उस पर काम करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमें अपने हरियाणा प्रदेश में बिजली पर काम करना होगा, कि हमें हर गांव में बिजली पहुंचानी होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारा हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर अगले ही साल हमने एक बिजली बोर्ड का गठन किया। क्यों गठन किया, क्योंकि हमें जरूरत महसूस हुई कि हमारे गांव में भी लाइट होनी चाहिए। तो क्या हुआ, हमने अगले ही साल बिजली बोर्ड बनाया। क्या बनाया, बिजली बोर्ड का गठन किया हमने। बिजली बोर्ड का गठन किया हमने 3 मई 1967 को। 3 मई 1967 को हरियाणा राज्य बना, तब अगले ही साल हमने क्या बनाया, बिजली बोर्ड का गठन किया हमने। बिजली बोर्ड बनाया या विद्युत बोर्ड बनाया, क्या बनाया हमने, विद्युत बोर्ड बनाया। और जिसका हेडक्वार्टर हमने कहाँ बनाया, हेडक्वार्टर हमने अपने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया, ठीक है। 3 मई 1967 सबका सही जवाब है। नरेश कुमार नमस्ते मैम, शेयर कर दो क्लास को सभी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप शेयर कर दो, और अगर आपके मन में एक टीचर के प्रति रिस्पेक्ट है तो आप जितना हो सके इन क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जो CT का एग्जाम देने वाले हैं हर बच्चे तक ये इस क्लास को पहुंचा दो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव जुड़ना है। लाइव जुड़ने से बहुत बेनिफिट होता है आपका, आप डाउट्स पूछ पाते हैं। जो भी मन में डाउट है वही पूछ लेना, उसी टाइम आपके डाउट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। सही जवाब दिया, 3 मई 1967 को हमने एक बिजली बोर्ड का गठन किया या विद्युत बोर्ड का गठन किया, और इसका हेडक्वार्टर बनाया पंचकुला के अंदर। बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो इसके अंदर। बहुत बार एग्जाम में यही आता है कि बिजली बोर्ड का गठन कब किया गया। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना। बिजली बोर्ड का गठन किया गया था 3 मई। देखना इसकी ये तारीख भी पूछी गई है
इसलिए मैंने इस तारीख को भी लिखा है 3 मई 1967 को बिजली बोर्ड का गठन किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया पंचकुला के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। मैम आज मैं टाइम से आ गई, सही बात है, टाइम से ही आना है। क्लास का टाइमर डाल दिया जाता है, डेली 8 बजे ही क्लास रहेगी। 8 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ना, सभी ज्यादा सीख पाओगे और मेरा मकसद आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाना है। आपको भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करनी है। अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या बनाया था, 3 मई 1967 को बिजली बोर्ड का गठन किया। फिर हमने देखा हमने क्या किया, 3 साल के अंदर हमने हरियाणा के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी। हमने 3 साल के अंदर हमने बोर्ड का गठन किया था 3 मई 1967 को, और इसके 3 साल बाद 1970 में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई 1970 में। हमारा हरियाणा जो बिजली बोर्ड बनाया था, हमने विद्युत बोर्ड बनाया था, हमने इतनी प्रोग्रेस दिखाई इसके अंदर। इसके बनने के 3 साल बाद हरियाणा के हर गांव में हमने बिजली को पहुंचा दिया। 1970 में ये बताओ हमारे सीएम कौन थे? 1970 में हमारे सीएम थे बंसी लाल, जिन्हें लौह पुरुष ऑफ हरियाणा कहा जाता है, जिन्हें हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, वो बंसी लाल, और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपकी क्लास का वेट करते हैं सोनिया, सही बात है, आपको वेट करना चाहिए एक अच्छे कंटेंट के लिए, और आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। 1970 में जब हमारे सीएम बंसीलाल थे तो उनके टाइम में हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 3 साल के अंदर हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट दिखाई कि हर गांव में बिजली पहुंचा दी। और इस टाइम में हमारी पीएम कौन थी? हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। बंसीलाल ने इंदिरा गांधी के पास संदेश पहुंचाया कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है कि हमने हमारे गठन के 3 साल बाद, हमारे बोर्ड बनाने के 3 साल बाद हमने सभी गांव में बिजली को पहुंचा दिया है। तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि मैं खुद यहाँ आकर इसका उद्घाटन करूंगी, खुद यहाँ आकर इसके बारे में मैं बताऊंगी। और हमारी इंदिरा गांधी आई थी करनाल, 1970 में कहाँ आई थी? करनाल के नीसिंग ब्लॉक में आई थी, करनाल के नीसिंग ब्लॉक में हमारी पीएम आई थी इंदिरा गांधी, और इस चीज का उद्घाटन किया था। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। 1970 में सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी हरियाणा के, और क्या था कि ऐसा करने वाला भारत में ऐसा करने वाला यह फर्स्ट स्टेट बन गया था। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया था, हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना था कि जिसने पूरे गांव में बिजली को पहुंचा दिया था। हरियाणा के अलावा 28 राज्यों में कोई नहीं था, ठीक है। लाइव जुड़ो सभी, ज्यादा से ज्यादा। हर गांव में बिजली बंसीलाल ने पहुंचाई थी, सही जवाब है आपका। और लाइव जोड़ो सभी को ताकि इस क्लास का बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा 1970 के अंदर सभी गांव में पहुंच गई, लेकिन हम क्या करते हैं कि गांव में पहुंचा दी हमने खंबे गाड़ दिए, लेकिन हर गली में और दलित बस्ती है उन तक लाइट पहुंची 1980 में। 1980 के अंदर 1980 में गलियों व दलित बस्तियों तक लाइट पहुंच गई, दलित बस्तियों तक लाइट पहुंचा दी 1980 तक। अब हम आगे बातें करते हैं। विद्युत बोर्ड बना था 3 मई 1967 को। फिर हमें क्या हुआ, हमें सुधार की आवश्यकता हुई। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे लोगों की डिमांड होती है हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो हम पिछड़ जाते हैं, हमें अप टू डेट रहना पड़ता है। इसलिए क्या हुआ, हमें डेवलपमेंट करने के लिए, हमें हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए हमने हरियाणा का जो विद्युत बोर्ड बनाया था उसके गठन के 30 साल बाद 1997 में हमने सुधार किया।
1997 के अंदर हमने बनाया हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम। हमने क्या किया, एक विद्युत सुधार अधिनियम बनाया कि हम एक अच्छे लेवल पर काम करेंगे, हम हरियाणा के डेवलपमेंट पर काम करेंगे, ताकि जो बिजली का काम है इसको हम प्रॉपर तरीके से हर जगह पर पहुंचा सके। तो इस अधिनियम के अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर ये कहा गया कि इसको दो भागों में बांटेंगे कि क्या करते थे, पहले उत्पादन करता था वही वितरण करता था, उसके दोनों काम थे, उत्पादन का भी वितरण का भी उसी का काम था। फिर क्या होता है, जब एक आदमी के पास काम ज्यादा बढ़ जाता है तो वो प्रॉपर चीजें नहीं पहुंच पाती जितनी पहुंचनी चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, काम का बोझ बढ़ जाता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम उत्पादन वाला अलग काम करेंगे और प्रसारण वाला अलग काम करेंगे, प्रसारण या वितरण वाला अलग काम करेंगे। उत्पादन वाला अलग काम करेंगे और प्रसारण वाला अलग काम करेंगे। उत्पादन का काम था कि तुम्हें बिजली के रखरखाव को देखना है कि कौन सी मशीनरी सही चल रही है या नहीं। प्रसारण वाले को कहा गया ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या पहुंचाना है, कैसे लाइट्स को पहुंचाना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। जब काम को डिवाइड किया गया तो एक अच्छे तरीके से रिजल्ट सामने आए, ठीक है ना, कहीं भी गड़बड़ी की संभावना नहीं दिखी। 1980 में गलियों में सबका सही जवाब है। हमने ये क्या बनाया, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड बनाया। और हमने ये क्या बनाया, हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। हमने क्या किया, 1997 के अंदर जब हमने सुधार किया तो हमने उसको दो भागों में बांटा कि एक यूनिट को कहा गया कि तुम्हारा उत्पादन करने का काम है, सेकंड को कहा गया कि तुम्हें वितरण करने का काम है, तुम्हारा प्रसारण करने का काम है, तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इस काम को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। इससे क्या हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए जब हमने काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, काम का बंटवारा कर दिया। और उत्पादन वाले का हेडक्वार्टर कहाँ था, सभी बताना, उत्पादन वाले का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया हमने, उत्पादन वाले का हेडक्वार्टर सभी बताओ कहाँ बनाया। सभी के कमेंट आने चाहिए, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। सभी को लाइव जुड़ना है, लाइव जुड़ जाओ सभी, और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, ठीक है। हमने उत्पादन वाले का हेडक्वार्टर बनाया पंचकूला के अंदर, और प्रसारण करने वाली यूनिट का हेडक्वार्टर बनाया गया गुरुग्राम के अंदर। हमने क्या किया, उत्पादन करेगा पंचकुला, ऊपर वाली बेल्ट का जिला, वहां से क्या होगा, उत्पादन होगा। और नीचे जो साउथ में गुरुग्राम है, दक्षिण हरियाणा का एक जिला गुरुग्राम है, उसका काम है इसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यह आपकी जिम्मेवारी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन कामों को हमने बांट दिया, ठीक है। पंचकूला सही जवाब है, पंचकूला है। उत्पादन वाले का हेडक्वार्टर पंचकूला है और वितरण वाले का हेडक्वार्टर है हमारा गुरुग्राम के अंदर है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, नहीं फिर हम आगे चलेंगे। चले आगे, बीच में स्किप नहीं करना इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। अब हम आगे चलते हैं। 1997 में हमने क्या किया, विद्युत सुधार अधिनियम बनाया। फिर हमें क्या चीज महसूस हुई, हमें महसूस हुआ कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर 1998 में अगले ही साल हमने क्या बनाया, विद्युत विनियंत्रक बोर्ड, विद्युत विनियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड को यह काम दिया गया कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। कहीं पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिजली का काम है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम इसके लिए हमने इसकी देखरेख के लिए हमने एक नियंत्रण बोर्ड बनाया, मॉनिटरी बोर्ड बनाया 1998 के अंदर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं आगे, मार्च 1999 के अंदर हमने क्या देखा, अगले साल मार्च 1999 के अंदर
हमने देखा हमारा एक डिपार्टमेंट था जो हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड था, उसने कहा कि मेरे को ये काम दिया गया है, मैं इस काम को अपने तरीके से बांटूंगा, मैं इस काम का बर्डन एक अच्छे ढंग से इसको करूंगा कि मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इसका वितरण करना है, ये मेरा काम है। उसने क्या कहा कि मैं उत्तर हरियाणा की बिजली का अलग मॉनिटरी करूंगा, दक्षिण हरियाणा की बिजली को मैं अलग हैंडल करूंगा। उसने 2 विभाग बनाए। 2 विभाग क्या क्या बनाए? उसने बनाए उत्तर हरियाणा बिजली। ये किस पार्ट की बात कर रही हूं मैं? ये बात कर रही हूं मैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं यो प्रसारण का काम दिया गया है, मैं इसको अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसने अपनी आसानी के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इसने किया उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इसने बांटा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। एक इसने बांटा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इसने अपने वितरण के काम को, प्रसारण के काम को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया ताकि ये चीजें आसानी से सभी जगह पर पहुंच जाए, कहीं गड़बड़ी ना हो। तो फिर क्या हुआ? उत्तर हरियाणा, देखना आप जो पीछे सीईटी हुआ था दक्षिण हरियाणा, आप ध्यान देना, आप जो सीईटी हुआ था ना, उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी आई हुई थी इसकी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। देखना इसमें लगते हैं वो बिजली बोर्ड में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इस पोस्ट से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो अब जो सीईटी था उसके अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हुई थी। ये वही डिपार्टमेंट है। बहुत सारे बच्चे उत्तर हरियाणा में लगे, बहुत सारे बच्चे दक्षिण हरियाणा में लगे। ठीक है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब ध्यान देना, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका हेडक्वार्टर हमारा कहां पर था? इसका हेडक्वार्टर था पंचकुला के अंदर, और साउथ वाले का हेडक्वार्टर था हिसार के अंदर। ध्यान देना, इसकी अलग वैकेंसी, ये पोस्ट निकली थी। कुछ बच्चे इसमें लगे थे, कुछ बच्चे इसमें लगे थे। जो सीटी का एग्जाम हुआ था 56 ग्रुप का, पिछली भर्ती में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई थी इसकी। ठीक है ना, और जो सिलेक्ट हुए हैं वो जानते भी होंगे। पंचकुला व हिसार में नरेंद्र सही बताया आपने। अब हम आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बता देना, और लाइक कर दो अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है, और सभी के पास शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप सभी के लिए, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिर एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? हिसार दिल्ली, सही बताया पूनम ने, ये इसकी ऑपरेशनल यूनिट है। क्या किया आपने? ये बताया जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है, और इसने अपनी ऑपरेशनल यूनिट भी लगाई हुई है। इसने अपनी ऑपरेशनल यूनिट लगाई, एक तो पंचकुला के अंदर ही लगाई, और एक इसने लगाई रोहतक के अंदर। किसी एक स्टूडेंट का कमेंट था, इसीलिए मैं बता रही हूं। इसने अपनी ऑपरेशनल यूनिट कहाँ लगाई? ऑपरेशनल यूनिट लगाई एक तो हिसार के अंदर, और एक इसने लगाई दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्यों लगाई, क्या कारण था? वो जो साउथ वाली बेल्ट थी उसकी बिजली के लिए। मैम मेरा भाई लगा है नरेंद्र, इससे पूछ लेना, इस पे की बहुत सारी वैकेंसी आई थी। तो ये क्या है? उत्तर हरियाणा में लगे कुछ बच्चे, साउथ हरियाणा में लगे। साउथ का ये दक्षिण हरियाणा का हेडक्वार्टर हिसार के अंदर है। ठीक है,
कोई डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं फिर हम आगे चलेंगे। बिंदु जांगड़ा आप अभी जुड़े हो शायद। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत। बिजली कैसे बनती है, किन 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 स्रोतों से बिजली का निर्माण होता, हम बिजली बना सकते हैं, बताओ सभी बताना। दो तरह के होते हैं, एक हम बात करते हैं परंपरागत की। परंपरागत क्या होता है, ट्रेडिशनल, क्या होता है, ट्रेडिशनल है। और एक हम बात करते हैं गैर परंपरागत की, हम बात करते हैं गैर परंपरागत की, नॉन ट्रेडिशनल। परंपरागत क्या होते हैं, जो बहुत लंबे समय से जिनको हम यूज करते आ रहे हैं, जिनके साधन सीमित मात्रा के अंदर हैं, जो लिमिटेड हैं, जो क्या है, लिमिटेड हैं। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जो इनकी प्रोसेस होती है, इसलिए ये साधन सीमित हैं, लिमिटेड हैं। और क्या है, कौन कौन से हैं बताना। कोयला है, कोयला, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये हमारी क्या है, ये हमारे परंपरागत सोर्स हैं, ट्रेडिशनल सोर्स हैं, जिनके साधन सीमित हैं। अगर आप बार बार यूज करोगे तो इनका निर्माण जल्दी नहीं होगा, इसलिए हमको इनको सोच समझकर यूज करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इनको बचा सकें। सेकंड हम देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये असीमित है, क्या है, ये असीमित है, इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनको कितना ही यूज कर लो, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, इनको आप कितना ही यूज कर लो। बताओ कोई डाउट है तो। मेरा एक दावा है आप सभी से, मेरी क्लास के अंदर आपको एक एक फैक्ट अच्छे से याद होगा। जब ये क्लास समापन पर होगी, हर पॉइंट आपके टिप्स पर होगा। बस आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। हर स्लाइड को एज इट इज टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आपको अच्छे से सुनना है इस क्लास को। जैसे कि हम पवन चक्की से बनाते हैं, पवन चक्की है, पवन चक्की से बिजली बनाते हैं हवा से। सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का यूज करते हैं, या पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, या जल ऊर्जा है, जल से भी बिजली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बिजली, कोयले से बनाते हैं, या जल से बनाते हैं, या पवन ऊर्जा का यूज करते हैं, सौर ऊर्जा का यूज करते हैं, बनाते हैं ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। पानी से, कोयले से, हरपाल सिंह सही जवाब है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कोयले से बिजली कहां कहां पर विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तापीय विद्युत संयंत्र, कोयले से बिजली कहां कहां बनती है, तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हम कोयले से बिजली कहां कहां बनाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र। इसके बारे में जो भी बातें आपको पता है, मेरे साथ साथ क्या करना है, आपको कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में मत लेना। जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं बहुत डिटेल से कराए हैं, और इतने एमसीक्यू कराए हैं आपके। 25 के 25 मार्क्स दिलाने का मेरा टारगेट है आपको भी मेहनत उतनी ही करनी है। एक एक चीज कॉपी पर उतार लेता हूं मैं, बाद में वीडियो देख के। सही कहा आपने कार्तिक, बहुत अच्छी बात है। क्या करना, एक बार आप बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से मेरी बात सुन लेना, एक बार और वीडियो देख लेना, क्योंकि इसकी 25 नंबर की वेटेज है, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब आपका एग्जाम होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको पढ़ना कैसे तैयारी करनी है। जब भी आपका एग्जाम आएगा, जो ये आपके नोट्स हैं जो मैंने बनवाए हैं, इनको आप सिर्फ 2 या 3 घंटे में रिवाइज कर दोगे। लेकिन कोई भी हरियाणा जीके की बुक 2 या 3 घंटे में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैं क्या करती हूँ, आपको जो मेन बातें होती हैं, जो पेपर में आ सकती हैं, हर बात को मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ।
ठीक है, बहुत अच्छे तरीके के नोट्स बनेंगे अगर आपने मेरी सारी क्लासेज को लगाया होगा तो आप 25 के 25 मार्क्स ले जाओगे। ठीक है, सबसे पहले है खेदड़ हिसार। हरपाल क्या बताया आपने? मैंने इसके बारे में पूछा है, पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र कब लगाया गया, आपको सिर्फ इसके बारे में बताना है। एक एक करके पढ़ते जाएंगे, पहले इसके बारे में बताओ। यह क्या है? यह कोयला आधारित है कि इसमें कोयले से बिजली बनती है। क्या है? कोयले से बिजली बनती है। यहां पर हम क्या करते हैं, कोयले से बिजली बनाते हैं। सेकंड बात क्या देखते हैं, पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना बताओ कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1967 को। 1 नवंबर 1967 को पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी और यह पानीपत नाम से ही डिनोट है। यह कहां पर स्थापित किया गया है? यह आसन कला गांव में, आसन कला गांव जो कि कहाँ है? पानीपत के अंदर है, जो कि इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र। तो कहाँ होगा ये संयंत्र? पानीपत में होगा। और पानीपत के किस गांव के अंदर इसको लगाया गया है? आसन कला गांव, पानीपत के अंदर आसन कला गांव में इस संयंत्र को लगाया गया है। कोयले से बिजली बनती है यहाँ पर और यह हमारा पहला विद्युत संयंत्र था। यह हरियाणा का पहला, और जो विद्युत संयंत्र हमने बाद में लगाए हैं, हमने सबसे पहला पानीपत में लगाया है, हरियाणा का पहला विद्युत संयंत्र। यह हरियाणा का पहला विद्युत संयंत्र है। स्थापना पढ़ ली, कोयले से बनती है। और बताओ क्या रह गया इसकी? और इसकी उत्पादन क्षमता क्या है बताना? इसकी उत्पादन क्षमता कि यहां पर कितना प्रोडक्शन किया जाता है? 1367.80 मेगावाट, 1367.80 मेगावाट इसका प्रोडक्शन किया जाता है। यहां कोयले से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, आप बता सकते हैं आप। 1967 हरपाल, ये बताओ आपने कैसे बताया? ये सॉरी, इसकी स्थापना 67 नहीं है, एक बात ध्यान देना, इसकी स्थापना है 1 नवंबर 1979। ध्यान देना, मैंने ये फ्लो में बोल दिया। 1 नवंबर 1979 को तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसको मैम मैथ की क्लास कब होगी? मैथ की क्लास इसके बाद होगी। ठीक है, 79 सही जवाब है हरपाल, 67 नहीं है। मैंने कमेंट देखा तब मेरे को ये हुआ कि मैंने शायद 67 लिख दिया। गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर है। ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को। 79 को है ये क्लास, ये स्थापना इसकी 1 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना है। ये उत्पादन क्षमता है। अब हम आगे चलते हैं। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? हरपाल 2 फेजेज के अंदर था ये। फर्स्ट फेज जिसका 1979 था, सेकंड फेज जिसका 1989 था। 2 फेजेज के अंदर इसको लगाया गया था। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड हम क्या पढ़ते हैं? सेकंड हम पढ़ते हैं दीनबंधु। सेकंड हम पढ़ते हैं दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ, आप क्या जानते हैं? तापीय दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र कहां पर है? यह यमुनानगर के अंदर है। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता बताओ इसकी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सभी बातें बताओ। इसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। उत्पादन क्षमता इसकी 600 मेगावाट है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। और यह क्या है? यह कोयला आधारित है, कोयले पर बेस्ड है, कोयला आधारित है, कोयले से बिजली बनती है। यहां पर
अब हम आगे जानते हैं ये किसके नाम पर है। ये सर छोटू राम के नाम पर है। सर छोटू राम के नाम पर है। आगे बताओ इसके बारे में क्या जानते हैं आप। यह राज्य की पहली ऐसी विद्युत परियोजना है जिसको निजी कंपनी को सौंपा गया था। यह क्या है? पहली ऐसी परियोजना है। क्या है ये? पहली ऐसी परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया। पहली ऐसी परियोजना है जिसे किसको सौंपा गया? जिसे निजी कंपनी के हाथों सौंपा गया। जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया पहली ऐसी विद्युत परियोजना है। दीनबंधु छोटूराम है, 600 मेगावाट है। और इसको कोयला कहां से दिया जाता है? इसको कोयला मिलता है सेंट्रल कोल फील्ड से, CNTRAL, सेंट्रल कोल फील्ड से कोयला मिलता है इसको। इसके पास कोयला कहां से आता है? यहाँ कोयले से बिजली बनती है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र, कोयले से बिजली बनती है। इसके पास कोयला कहां से आता है? कोयला आता है सेंट्रल कोल फील्ड से। और बाकी जितने भी तापीय विद्युत संयंत्र है सभी के पास कोयला आता है महानदी कोल फील्ड से, जो कि संबलपुर उड़ीसा के अंदर है। इसके पास सिर्फ एक ऐसी है, ध्यान रखना, जिसमें कुछ अलग होता है उसको स्टार लगा के लिखना होता है। इसके अंदर अलग बात यह है कि इसको कोयला मिलता है सेंट्रल कोल फील्ड से, जिसका हेड क्वार्टर कहां पर है? सेंट्रल कोल फील्ड का हेड क्वार्टर है वो रांची झारखंड के अंदर है। कहां पर है? रांची झारखंड के अंदर है। बाकी सभी तापीय विद्युत संयंत्र को कोयला महानदी कोल फील्ड से मिलता है। कोई डाउट है तो बता सकते हैं और लाइव जुड़ो सभी। वाटर से आगे आएंगी। पहले कोयले से बिजली बनने वाली विद्युत संयंत्र को पढ़ो, सभी को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सब्र रखो आप सभी। मैम इसकी डेट कौन सी है? कविता इसकी डेट क्या? 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। कविता ध्यान देना, 2008 में हमने इस संयंत्र को लगाया था, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र। और क्या है इसकी उत्पादन क्षमता? यह 600 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं सभी। अब हम आगे देखते हैं थर्ड हमारी, और इस चैप्टर को मैं एक क्लास के अंदर ही खत्म करूंगी और कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगी, अच्छे से करेंगे, कोई भी पॉइंट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। अब हम इसकी बात करते हैं। क्या जानते हो आप इन सब के बारे में? कहां पर है ये राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र? यह खेदड़ जगह पर लगाया गया है। खेदड़ पड़ता है हिसार में, खेदड़ जगह पर लगाया गया है, खेदड़ पड़ता है हिसार के अंदर। और इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? इसकी उत्पादन क्षमता है 1200 मेगावाट। क्या है इसकी? 1200 मेगावाट है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2010 के अंदर हमने इस विद्युत संयंत्र को लगाया था। खेदड़ हिसार में सबका सही जवाब है। 2010 में इस यूनिट को हमने लगाया था और इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है, खेदड़ हिसार के अंदर है। और बताओ क्या जानते हो इसके बारे में? और क्या है? ये कोयले पर बेस्ड है। क्या है? कोयले पर बेस्ड है, कोयले से यहाँ पर बिजली बनती है। और क्या जानते हैं इसको कोयला कहां से मिलता है? इसको कोयला कहां से मिलता है? इसको कोयला मिलता है महानदी कोल फील्ड से। किससे मिलता है?
महानदी कोल फील्ड से इसको कोयला मिलता है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? संबलपुर उड़ीसा के अंदर। संबलपुर उड़ीसा में इसका हेड क्वार्टर है। बताओ, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट को मैं नहीं छोड़ूंगी। भारत के उत्तरी भाग की यह ऐसी परियोजना है जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया है। इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है इसके बारे में? कि भारत के उत्तरी भाग की ऐसी परियोजना है जिसे मेघा परियोजना घोषित किया गया है। जिसे मेघा परियोजना, ध्यान देना एग्जाम में आ जाएगा, किसे मेघा परियोजना घोषित किया गया है? उत्तर भारत की राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र को मेघा परियोजना घोषित किया गया है। महानदी कोल फील्ड बिंदु जांगड़ा सही है। इसका हेडक्वार्टर संबलपुर उड़ीसा के अंदर है। कोई डाउट है तो बताओ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी डाउट आपका नहीं रहेगा। लाइव जुड़ो सभी ज्यादा से ज्यादा। राजेश गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सभी को। उत्तर भारत की मेगा परियोजना है, बिंदु सही जवाब है। उत्तर भारत की क्या है? ये मेगा परियोजना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ते हैं? इसका निर्माण बताओ किसने करवाया था? इसका निर्माण बताओ किस कंपनी ने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। इसका निर्माण करवाया था रिलायंस है। जैसे कि रिलायंस के बहुत सारे शोरूम है, रिलायंस बहुत सारी चीजों में काम कर रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके अंदर पैसा लगाया था। राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र के अंदर रिलायंस ने पैसा लगाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, कोई डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं फिर हम आगे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और क्लास कैसी लग रही है एक बार सभी कमेंट करके बताना। एक बार क्लास के बारे में बताना सभी, कैसी लग रही है या आपको कुछ सुधार की जरूरत है, ये बताओ। अच्छी है या नहीं, एक बार सभी का कमेंट आना चाहिए। सभी बताओ एक बार। सभी बताओ एक बार, कैसी लग रही है क्लास आप सभी को। अनु कंबोज जज्जर क्या लिख दिया आपने? क्लास के बारे में किसी का कोई भी कमेंट नहीं आया है अभी तक। अब हम आगे चलते हैं। अरावली सुपर तापीय विद्युत संयंत्र, इसके बारे में क्या जानते हैं आप सभी? बताओ एक बार, एक बार बताना। एक बार बताओ। बताओ इसके बारे में आप क्या जानते हैं? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना यह कहां पर है? यह झज्जर के अंदर है। यह कहां पर है? झज्जर के जांडली गांव में है। यह संयंत्र कहां लगाया गया है? यह झज्जर के जांडली गांव में लगाया गया है।
कब लगाया गया था? 2011 के अंदर, और कई बार 2011 से 13 भी आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको इंदिरा गांधी, इसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है। अरावली सुपर तापीय विद्युत संयंत्र को इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? इसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। और क्या है? ये हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी परियोजना है। क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, लार्जेस्ट थर्मल प्लांट है। यह क्या है? सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। क्या है ये? सबसे बड़ी तापीय विद्युत संयंत्र है। और हम इसके बारे में क्या जानते हैं? यह एक संयुक्त उपक्रम है, यह एक ज्वाइंट है, क्योंकि इसमें पैसा 2-3 कंपनियों ने लगाया हुआ है, 3 कंपनियों ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, बताओ किस किस ने पैसा लगाया इसके अंदर? इसके अंदर पैसा लगा रखा है एनटीपीसी ने, और पैसा लगा रखा है आईपीजीसीएल ने और एचपीजीसीएल ने। ये 3 कंपनी है, इन्होंने पैसा लगा रखा है। 3 कंपनी ने पैसा लगा रखा है और यह 1500 मेगावाट है। 3 फेजेज के अंदर थी, 500 मेगावाट की। इसके बात करें तो यह क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। आगे हम बात करते हैं इंद्रप्रस्थ। आगे बताओ, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है। और इसको हम बात करते हैं, ये बताओ, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेटिव लिमिटेड। ये क्या है? ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। ये क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्या पता फुल फॉर्म ही पूछ ले। ये क्या है? इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। क्या है? ये कंपनी लिमिटेड है और ये है हरियाणा। ये क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेटिव लिमिटेड। कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप सभी। 500 ये 3 फेजेज के अंदर था और एक फर्स्ट टर्म के अंदर हमने 500 मेगावाट और सेकंड में 500 3 फेजेज के अंदर था ये। मैम नेक्स्ट क्लास किसकी है? अगली क्लास मैथ की है। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक के लिए तैयार रहना। एनटीपीसी है, आईपीजीसीएल है और एचपीजीसीएल है। 3 कंपनी ने पैसा लगाया इसके अंदर। झज्जर के अंदर 2 है, भावुक सही बताया आपने। एक हमारी क्या है? अरावली है और दूसरी हमारी महात्मा गांधी। आगे हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संयुक्त उपक्रम है, 500 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं इसके अंदर। और हम बात करें तो ये क्या है? कोयले पर बेस्ड है। इसको कोयला कहां से मिलता है? इसको कोयला मिलता है उसको कोयला मिलता है महानदी कोल फील्ड से। किससे कोयला मिलता है? इसको महानदी कोल फील्ड से कोयला मिलता है। कोल फील्ड से कोयला मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, महात्मा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि झज्जर के अंदर है और 1320 मेगावाट की है। अगली बारी है हमारी महात्मा गांधी। आगे हम बात करेंगे महात्मा गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। बताओ क्या जानते हो इसके बारे में? सभी का जवाब आना चाहिए। यह क्या कहां पर है? यह भी झज्जर के अंदर है।
और इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? इसकी उत्पादन क्षमता है 1320 मेगावाट। कब लगाई गई थी यह? 2012 में स्थापना है इसकी। 2012 में इस संयंत्र को लगाया गया था। उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है और झज्जर के अंदर है। महानदी कोल फील्ड से इसको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे जल विद्युत परियोजनाएं, जहां पर जल से बिजली बनाई जाती है, उन विद्युत परियोजनाओं के बारे में स्टडी करेंगे। आगे चले। अब हम आगे चलते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं बताओ कौन कौन सी हैं? अब हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजनाएं। पहले हम पढ़ेंगे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। बताओ इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सभी का जवाब आना चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? राजीव गांधी सुपर तापीय परियोजना खेदड़ हिसार वाली करवा दी क्या? भावुक करवा दी मैंने। खेदड़ हिसार वाली जो क्या थी? 1200 मेगावाट की थी। 600 की 2 यूनिट लगाई गई थी 2010 में। बता दी थी मैंने। उत्तर भारत की ऐसी परियोजना जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पैसा लगाया था। इस क्लास को आप देख लेना, मैंने हर पॉइंट को करवा दिया है। इसकी स्थापना की गई थी 1980 के अंदर दादूपुर व हथनी कुंड के मध्य इसकी स्थापना की गई है। कहां पर यह यूनिट लगाई गई है? दादूपुर व हथनी कुंड के मध्य यह यूनिट लगाई गई है 1980 में। और इसकी अक्षमता क्या है? इसकी अक्षमता 94.4 मेगावाट है। इसकी उत्पादन क्षमता कम है। 1977 भी आता है और 1980 भी आता है। कई साइट पर 1977 दे रखा है, लेकिन कई साइट पर 1980 दे रखा है। दोनों ही दे रखे हैं, ठीक है। बहुत सारी साइट पर 1970 है और कई साइट्स पर 1980 है, ठीक है। हथनी कुंड और दादूपुर के बीच के अंदर इस परियोजना को लगाया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता ये है। और ये साइट्स पर मैंने बहुत सारी साइट्स चेक की है, कहीं पर 1980 है, कहीं पर 1977 है, ठीक है। ककरोई विलेज, आगे चलते हैं हम। ककरोई विद्युत परियोजना, ककरोई बात करते हैं। ककरोई जल विद्युत परियोजना, बताओ क्या जानते हो इसके बारे में? ककरोई जल विद्युत परियोजना कहां पर है? ये ककरोई जल विद्युत परियोजना है हमारे सोनीपत के अंदर है। ककरोई गांव कहां पड़ता है? यह ककरोई गांव कहां पड़ता है? सोनीपत के अंदर पड़ता है। और इसकी स्थापना की थी हमने 1987-88 के अंदर। हमने क्या थी? इसको लगाया था, इसकी स्थापना की थी। और इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? उत्पादन क्षमता भी कहीं पर कुछ लिख रखा है, कहीं पर इसके बारे में कुछ लिख रखा है। वैसे इसकी उत्पादन क्षमता कहीं 100 किलोवाट दिखाई हुई है, कहीं 300 किलोवाट दिखाई हुई है, ठीक है। भावुक 100 किलोवाट साइट पर चेक करना, कहीं पर 300 भी किलोवाट है, 300 किलोवाट भी है। इसको मेगावाट में चेंज करेंगे तो 0.3 मेगावाट आएगा। 300 किलोवाट दिखाई हुई है या 100 किलोवाट दिखाई हुई है अलग अलग साइट्स पर। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में, इसको शायद कम पूछेगा उत्पादन क्षमता को, ठीक है। और यह किस नहर पर है? यह पश्चिमी यमुना नहर पर है। किस नहर पर है? ये पश्चिमी यमुना नहर पर है। इस परियोजना को पश्चिमी यमुना नहर पर लगाया गया है। ककरोई सोनीपत में पड़ता है। स्थापना 1987 की है। उत्पादन क्षमता 300 किलोवाट आएगा या 100 किलोवाट आएगा, मेगावाट नहीं आएगा पूनम। 400 मेगावाट नहीं आएगा, 300 किलोवाट आएगा। ये छोटी परियोजनाएं हैं, 300 किलोवाट आएगा या 0.3
मेगावाट आएगा। ठीक है, इनके बारे में उत्पादन अक्षमता पर डिस्प्यूट है, कहीं कुछ लिख रखा है, कहीं कुछ लिख रखा है। ठीक है, लेकिन जहां तक ये कहा गया था इसके बारे में इसकी कि भाई 100 किलोवाट की 4 यूनिट लगाने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी को चलते हुए 3 यूनिट को ही लगाया गया था, इसलिए 300 किलोवाट कहा जाता है। ठीक है, 300 किलोवाट दे रखा है। आगे चले, आगे बताओ चले या नहीं। अब हम सौर ऊर्जा वाली देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का संयंत्र बताओ कहां पर लगाया गया है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का संयंत्र बताना कहां लगाया गया है। सौर ऊर्जा का संयंत्र है वो हमने लगाया है यमुनानगर के बौद्ध कला गांव में। इसको हमने कहां स्थापित किया है, यमुनानगर के बौद्ध कला गांव में इस संयंत्र को स्थापित किया है। क्या किया है, जो सौर ऊर्जा का जो विद्युत संयंत्र है बिंदु जांगड़ा यमुनानगर में, सही बताया। इसको हमने यमुनानगर के बौद्ध कला गांव के अंदर हमने इस संयंत्र को स्थापित किया है। ये बताना हरियाणा का प्रथम सोलर पावर पॉइंट कहां पर लगाया गया है। हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया गया है। सभी अपना जवाब दो। यह लगाया गया है चरखी दादरी के नंदा गांव में। कहां लगाया गया है, चरखी दादरी के नंदा गांव में। बताओ कोई डाउट है तो। अब तो शायद कई जगह लग चुके हैं, अब तो बहुत सारी जगह लग चुके हैं, लेकिन हम पहला ही भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, पहली वाली चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। भावुक गुरुग्राम क्या लिखा आपने ये लिखा होगा अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर लिखा होगा शायद। ISA का हेडक्वार्टर लिखा है शायद आपने गुरुग्राम के अंदर। जहां तक मैं मानती हूँ आपने यही लिखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन, HPGCL के द्वारा। सही बताया बिंदु ने, HPGCL के द्वारा। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो। इसको लगाया गया है यमुनानगर के बौद्ध कला गांव में, पहला सोलर पावर प्लांट लगाया गया था चरखी दादरी के नंदा गांव में। अब तो बहुत सारी जगह लग चुके। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। बताना पवन ऊर्जा से बिजली कहां कहां बन सकती है। बताओ हवाएं कहां पर चलती हैं ज्यादा। हवाएं या तो नॉर्थ की बेल्ट में चलती हैं, शिवालिक श्रेणी में या अरावली रेंज में, यहीं पर हवाएं चलती है। और यहीं पर क्या है, हम पवन चक्की लगा सकते हैं। बताओ मैम आप कौन से जिले से हो। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूं। ठीक है, बताना बिजली से, ये बताना पवन ऊर्जा, चरखी दादरी में क्या बताया आपने। पवन ऊर्जा से बिजली कहां पर बनती है। एक तो क्या है, जो पंचकुला की मोरनी पहाड़ियां और एक साउथ में अरावली की पहाड़ियां, यहीं पर हम पवन ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। बताओ क्या लिखा आपने, सोलर सिटी गुरुग्राम सही जवाब है। चरखी दादरी में पता नहीं क्या लिखा आपने। इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है पवन ऊर्जा के लिए। पवन ऊर्जा के लिए कौन सा एरिया सही रहेगा। एक तो क्या है, पंचकुला की मोरनी हिल्स है। क्या है, पंचकुला की मोरनी हिल्स, जहां पर पहाड़ियां होंगी वहीं पर हवाएं ज्यादा चलेंगी। और हम बात करते हैं अरावली की पहाड़ियां, जहां पर हवाएं ज्यादा चलती है, हम वहीं पर तो पवन ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं।
समझ आया? अब हम बात करते हैं इस पवन ऊर्जा के मॉनिटरिंग स्टेशन कहां पर हैं। मॉनिटरिंग स्टेशन कहां पर हैं? मॉनिटरिंग स्टेशन कहां पर है पवन ऊर्जा के? हमने कहां कहां पर इसको कंट्रोल करने के स्टेशन लगाए हुए हैं? हमने कहां कहां पर लगा रखे हैं? पंचकुला में कहां कहां पर लगा रखे हैं? पंचकुला के अंदर, गुरुग्राम के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर। क्योंकि यहीं पर क्या है, शिवालिक और अरावली की पहाड़ियां हैं, यहीं पर हमने लगा रखे हैं। पंचकुला की मोरनी हिल्स पंचकुला में लगा रखे हैं और गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ ये अरावली की बेल्ट है और ये ऊपर शिवालिक रेंज है। यहीं पर हमने इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेशन स्थापित कर रखे हैं, स्टेशन लगा रखे हैं। शिवालिक पहाड़ी है जी पंचकुला में, सही बताया आपने। जो शिवालिक रेंज है, मोरनी हिल्स हैं, वो पंचकुला के अंदर है। हवाएं पहाड़ियों के अंदर ही ज्यादा चलती हैं, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहीं पर पहाड़ियां वगैरह होती हैं, तो वहीं पर इन मॉनिटरिंग स्टेशन को लगाएंगे। हम रोहतक में बताओ कैसे लगा दें? रोहतक में हवा चलती ही नहीं, तो वहीं पर लगाएंगे ना जहां पर इनको इनसे हम काम लेंगे, वहीं पर हम इनके मॉनिटरिंग स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। बताओ नाभिकीय ऊर्जा वाला हमने कहाँ लगाया हुआ है? नाभिकीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र के बारे में बताओ, इंपोर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र, नाभिकीय, बताओ इसके बारे में आप क्या जानते हो और कहां पर है ये? नाभिकीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र हमने गोरखपुर में लगाया हुआ है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? इसको हमने गोरखपुर में लगाया हुआ है। गोरखपुर पड़ता है फतेहाबाद में। कहाँ पड़ता है यह? फतेहाबाद में, इंपोर्टेंट है। और यहाँ हमने 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई हुई है। 4 यूनिट की हमने बात की है, टोटल 2800 मेगावाट। बताओ कोई डाउट है तो? 700 की 4 यूनिट सही बताया आपने। गोरखपुर बिंदु सही है, गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। इसमें काम शुरू हो गया था 2014 में। क्या है? 2014 के अंदर क्या हो गया था? फर्स्ट यूनिट पर काम शुरू। और 2800 मेगावाट है, 700 मेगावाट की 4 यूनिट है। 2014 में मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था। 2014 में इस पर यह कहा था कि हम काम करेंगे। मनमोहन सिंह, सही बताया है, सबका सही जवाब है। और अब तो क्या है, पहले तो यही था गोरखपुर फतेहाबाद में, हमने सबसे पहले तो यहाँ ट्राई किया था, लेकिन अब तो हिसार व भिवानी में भी कई जगह हमने ट्राई कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन पहला हमारा यही था गोरखपुर फतेहाबाद। अब बताओ गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र कहां पर है? सभी का जवाब आना चाहिए। गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, गैस आधारित तापीय विद्युत ना बेटा, गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, इसके बारे में बताओ आप क्या जानते हैं? यह कहां पर लगाया गया है? सभी का जवाब आना चाहिए। यह कहां पर है बताओ? किसी का भी जवाब नहीं आया है अभी तो। हाँ, अन्नू का आया, फरीदाबाद में। इसकी उत्पादन क्षमता बताओ क्या है? फरीदाबाद में है। उत्पादन क्षमता इसकी 1500 मेगावाट है। उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट। पिछले वाले की बता रहे हो शायद आप, ये फरीदाबाद के अंदर है 1500 मेगावाट का। अब बताना, बिजली की बातें कर रहे हैं हम, तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू की गई थी? म्हारा गांव जगमग गांव, म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू की गई थी? सभी का जवाब आना चाहिए क्योंकि हम बिजली से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू की गई थी? 1 जुलाई 2015 में।
कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 के अंदर। 1500 मेगावाट सबका सही जवाब है। ऐसा जिला बताओ जिसने सबसे पहले सभी गांव में 24 घंटे बिजली पहुंच गई थी। ऐसा जिला बताओ हरियाणा का जिसके सभी गांव में 24 घंटे बिजली पहुंची थी। बताओ सभी, बताओ ऐसा जिला जिसमें सभी जगह 24 घंटे बिजली 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया था, वो हमारा जिला था पंचकुला। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। फरीदाबाद में 1500 मेगावाट सही है। करनाल शायद बाहू क्या बता रहे हैं? करनाल नहीं, पंचकुला है। ऊर्जा वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया? ऊर्जा वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया? ऊर्जा वर्ष के रूप में जवाब दो सभी। ऊर्जा वर्ष के रूप में किसे मनाया गया था? सन 2000 को, जो 2000 का साल था उसको हमने ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था, एनर्जी ईयर के रूप में मनाया गया था। ये बताओ हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बना? हरियाणा में हम बात करते हैं, हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बना? सभी का जवाब आना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बना और लागू कब हुआ? ये बनने में और लागू होने में अंतर होता है। बन जाता लेकिन लागू होने में उसको टाइम लगता। भावुक 2010 था या 2000? 2000 ही है। 2000 को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था। हमारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बना था 2001 में, लेकिन लागू कब हुआ था? दो अलग अलग बातें हैं। हमने लागू हुआ था 2003 में। अलग अलग बातें हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मेहनत करनी है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 1997 में क्या बताया आपने? हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बना 2001 के अंदर और लागू हुआ 2003 में। 1998 में क्या पूछ रहे हो बिंदु? आप एक बार दोबारा कमेंट करना। हरपाल, 2000 को हमने ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया है और अक्षय ऊर्जा हमने स्थापित की है 1997 के अंदर। अक्षय ऊर्जा 1997 में। हरेरा बताओ, हरेरा। हरेरा की फुल फॉर्म बताओ। अक्षय ऊर्जा 1997। आप क्या पूछ रहे हो ये दोबारा कमेंट करना। हरपाल 2015 में पंचकुला क्या लिखा आपने? ये दोबारा कमेंट करके बताओ। इसके बारे में बताना। हरेरा के बारे में क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट DEVELOP डेवलपमेंट एजेंसी CY एजेंसी, ये बनी थी। हरेरा बना था 1997 में। अक्षय ऊर्जा मैम 1997 में बनाया गया था ये नियम। बिंदु आप क्या कह रहे हो? एक बार दोबारा कमेंट करना। अक्षय ऊर्जा वाला 1997 का है हरेरा। हरेरा की फुल फॉर्म सभी को आनी चाहिए। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, अमित ने सही बताया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम इसी में बना है 2001 में। कोई भी आंकड़ा गलत नहीं है। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हरेरा 1997 का है। अक्षय ऊर्जा बताओ, कोई डाउट है तो। और पर्यावरण न्यायालय हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं?
फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर है, पहले हिसार में था लेकिन अब फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में है। 1997 में हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम भावुक सही जवाब है। इन आंकड़ों के बारे में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। किसी भी कोई भी आंकड़ा आपका गलत नहीं है, सब चीजें ऑथेंटिक हैं। जिसमें डाउट था जो उसकी उत्पादन क्षमता वाले में, ककरोई वाले में कहीं 400 किलोवाट दिखा रखा है, कहीं 300 किलोवाट दिखा रखा है, ठीक है ना, उसके अंदर अक्षमता वाले में डाउट है और किसी में भी कोई डाउट नहीं है। ये आपके बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े हैं, क्या पता कुछ पूछ ले, इसलिए मैंने इन सबको कवर किया। ऊर्जा वर्ष कब मनाया गया था? 2000 में मनाया गया था, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बना था 2001 के अंदर। ये था आपका हरियाणा के ऊर्जा संसाधन। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट करके जरूर बताना, अपना जवाब कमेंट के अंदर जरूर लिखना। और 9:30 के अंदर 9:30 बजे हमारी मैथ की क्लास रहेगी, उस टाइम के लिए तैयार रहना। तो हम रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। अगली क्लास के लिए तैयार रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।